हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज न्यूटन्स लॉ का सेकंड क्लास। जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो, प्लीज़ आप पीछे का लेक्चर देखो, तभी ये समझ में आने वाला, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। और जो बच्चे आज दूसरा क्लास अटेंड कर रहे हो सही से, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा सवाल कल आपके मन में मैंने छोड़ा था, आज बारी बारी से सबको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हर सवाल का जवाब मिलेगा और फाइनली वो जवाब इतना आसान होगा कि आप बोलोगे कि झूठ मूठ में इतना बताया गया। बट लेटर ऑन, जैसे जैसे इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यू विल अप्रिसिएट कि इतना टाइम क्यों दिया गया, इतना मेहनत क्यों किया गया, है ना। तो सबसे पहले चीज़, जो कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखे थे कि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है ना। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और मेरा एक्सेलेरेशन कैसा क्वांटिटी था, रिलेटिव। कैसा क्वांटिटी था, रिलेटिव या फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम डिपेंडेंट, है ना। और फर्स्ट लॉ की जगह हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और हम आपको बताए थे कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। वेयर ma इज नॉट द फोर्स, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना। तो इसका बेटर वर्जन हम क्या बोल रहे थे कि a बराबर सिग्मा एफ बाय एम, है ना। फोर्स इज द कॉज एंड एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। फिर हम आपको बताए कि देखो ये क्वांटिटी क्या है, एब्सोल्यूट, और ये क्वांटिटी रिलेटिव, है ना। तो आखिर ये कैसे बराबर हो सकता है। अलग अलग फ्रेम वाला तो अलग अलग एक्सेलरेशन बताएगा, लेकिन हर फ्रेम वाला ये रेशियो क्या बताएगा, सेम, है ना। तो हम बोल रहे थे कि न्यूटन का लॉ या तो गलत है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ये जो आप स्पेसक्राफ्ट, कार, है ना, जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन देख रहे हो, सबको न्यूटन्स के लॉ से काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन करा जा सकता है। और बिना इस लॉ के हेल्प के ये चीज़ें आपके सामने, ये कार वगैरह नहीं होती। मतलब ये खूब अच्छे से वर्क कर रहा है ना। अगर हम 10⁻⁻⁶ से कम के ऑर्डर पे नहीं जाएं, जहाँ पे क्वांटम का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, तो इस लेवल पे न्यूटन का लॉ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। मतलब ये लॉ तो गलत नहीं है, गलत इसका जो इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में है उसमें। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल जो हम आपके सामने रखे थे कि न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, जीरो। तो एक तरीके से सोचा जाए तो भाई इसमें फोर्स का वैल्यू जीरो रख दो, एक्सेलरेशन अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो इस चीज को समझो, इस चीज को अप्रिसिएट करने की कोशिश करो कि आखिर ये फिर लॉ कैसे बन गया अपने आप में, है ना। अगर हम इससे इसको डिराइव कर पा रहे हैं तो ये लॉ तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर है भी तो ये फर्स्ट लॉ कैसे और ये सेकंड लॉ कैसे, है ना। मेरे हिसाब से तो फिर ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा, जिसका एक स्पेशल केस ही है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों को अप्रिसिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना। और इसका जो एक बेटर इंटरप्रिटेशन जो आपके लेवल का है, जो हमारे लेवल का, हमारे और आपके लेवल मतलब हम जैसे गधों के लेवल का, ना कि न्यूटन जैसे जीनियस के लेवल का, उस लेवल पे उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। ध्यान से सुनते जाइए। एक्सेलरेशन दो कारणों से हो सकता है ना। एक्सेलरेशन दो कारणों से हो सकता है। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन दो कारण से कैसे हो सकता है, बिल्कुल समझाते हैं। देखो कोई बॉडी आपके सामने रखा हुआ बिल्कुल रेस्ट पे है, मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो है, आपने उस पर एक लात खींच के दे दिया, वो एक्सेलरेट कर गया। दैट मीन जब आप फोर्स लगाते हो तो चीजें एक्सेलरेट होती हैं, है ना कहीं ये लॉ वही बता रहा है। तो एक्सेलरेशन का एक कॉज, एक रीजन क्या हो सकता है, फोर्स।
है ना। एक्सेलरेशन का एक कॉज या एक रीजन क्या है? फोर्स। एक्सेलरेशन का एक और रीजन बताओ क्या? एक्सेलरेशन का दूसरा रीजन है फ्रेम। बिना किसी फोर्स लगाए भी चीजों को एक्सेलरेट किया जा सकता है, जैसे ये, है ना। या तो इसको हम फोर्स लगा के एक्सेलरेट कर दिए, या हम इसको कहीं पे रख देते हैं और हम दौड़ना शुरू कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हम खुद को एक्सेलरेट करते हैं, तो ये हमको उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं? इसका मतलब एक्सेलरेशन का दो कारण, एक तो फोर्स और दूसरा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम, है ना। तो एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स के कारण होता है कि फ्रेम के कारण भी हो सकता है? फ्रेम के कारण भी हो सकता है ना। जैसे कल भी एक एग्जांपल दिए थे कि एक चौक को अगर छोड़ते हैं, है ना, तो ग्राउंड से उसका एक्सेलरेशन जी दिख रहा है, लेकिन एक चौक उसके साथ जो छोड़ा गया उसके फ्रेम से उसका एक्सेलरेशन 0 दिख रहा। मतलब फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन एंड फ्रेम कैन कॉज एक्सेलरेशन एज वेल। फ्रेम के कारण भी एक्सेलरेशन हो सकता है, और तो और बिना फोर्स लगाए भी फ्रेम एक्सेलरेशन, ये नहीं कि फोर्स भी लग रहा है तब फ्रेम एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, बिल्कुल नहीं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि दे कैन इंडिपेंडेंटली बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स लगा के भी आप चीजों को एक्सेलरेट कर सकते हो। हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप उन चीजों को लिखो, अपने दिमाग में सेट कर लो, अपनी कॉपी में, अपने लैंग्वेज में लिखो कि एक्सेलरेशन का दो कारण हो सकता है, एक तो फोर्स और दूसरा फ्रेम। दूसरा कारण क्या हो सकता है? फ्रेम, है ना। जिसका एग्जाम्पल आपके सामने ये चौक रखा हुआ, आप अपने गर्दन को आगे पीछे करो, आपको ये चौक आगे पीछे होता हुआ दिखेगा, अरे है ना, जबकि आपने तो इस फोर्स पे इस चौक पे कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जर्वर, आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा था। या सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का दो कारण हो सकता है, फोर्स और फ्रेम, और पंगा यहीं शुरू होता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ में फोर्स को तो इंपॉर्टेंस दिया गया, बट फ्रेम की कोई चर्चा ही नहीं करेगी। ध्यान से सुनना, इसमें एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ किस कारण पे बात किया गया? फोर्स। इसमें फ्रेम के इफेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। क्या ये लॉ गलत है? नहीं, ये लॉ कंडीशनल है। क्या है? कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ सिचुएशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में सही हो। तो ये बोलना है कि ये लॉ गलत है, ये आपकी बेवकूफी है। ये लॉ गलत नहीं है, ये लॉ कंडीशनल है ना। तो लिख लो, सेकेंड लॉ इज कंडीशनल। ये भाई कंडीशनल क्यों है? क्योंकि न्यूटन साहब ने इस लॉ में एक्सेलरेशन के दोनों कारण को इंक्लूड नहीं किया, दोनों कारण को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक कारण को इनकॉर्पोरेट किया। किस कारण को? इसको। तो ये वाला कारण क्या कर रहा है? गड़बड़ी क्रिएट कर रहा है ना। दैट मीन दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब हर जगह इसको लगा नहीं सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंडीशनल, नॉट यूनिवर्सल। कंडीशनल लॉ गलत होता है? बिल्कुल नहीं। बस ये होता है कि कंडीशनल लॉज को लगाने में आपको सावधानी बरतनी होती है, वो आप कहीं भी चेप नहीं सकते हो। जो आपका आदत है ना, कुछ पता चला और कहीं भी चेप दिए, जैसे आज तक न्यूटन के सेकंड लॉ को कहीं भी चेप रहे थे, है ना। कभी इतना गौर करा था आपने? ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में वैलिड है ना। और इसको कंडीशनल बनाने का रीजन क्या है? कि उन्होंने एक ही कारण को इनकॉर्पोरेट किया, दूसरे को उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं करा। असल में वो फोर्स के इफेक्ट में इंटरेस्टेड थे,
है ना। न्यूटन साहब फोर्स के इफेक्ट में कि फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा, उसमें इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने फ्रेम के को इनकॉर्पोरेट नहीं करा। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कंडीशनल। ये हमेशा वैलिड नहीं है, दिस इज वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना। पक्का। अब आप ही बताओ, न्यूटन साहब का लॉ है, इसमें कंडीशन कौन लगा रहा होगा? खुद न्यूटन, और किसी की हैसियत नहीं है कि वो इसमें कंडीशन लगा। तो इसका कंडीशन भी उन्होंने ही सेट करा, है ना। ये जो फ्रेम जो आपको पंगा क्रिएट कर रहा था ना, उन्होंने इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया। क्या लगाया? रेस्ट्रिक्शन। कैसे? थ्रू फर्स्ट लॉ, थ्रू फर्स्ट लॉ। ध्यान से सुनना, एक्सेलेरेशन का दो कारण हो सकता है, फोर्स और फ्रेम। न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ किसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है? फोर्स को। फ्रेम को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। इसी कारण से ये लॉ कैसा है? कंडीशनल है। ये हर जगह वैलिड नहीं होगा। दिस विल बी वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशन। इज इट रॉन्ग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंडीशनल है। क्या ये लॉ बेकार है? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसी लॉ के कारण आप ये जो स्पेस क्राफ्ट है ना, ये कार, इन चीजों को डिजाइन कर रहे हो, वो सब इसी पे बेस्ड है ना। बट कंडीशनल लॉ के साथ एक परेशानी क्या है कि जब भी इसको अप्लाई करो, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द कंडीशन, ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो वो रेस्ट्रिक्शन कौन इस पे लगाता है? पहला लॉ। असल में उन्होंने पहले लॉ से कंडीशन तैयार करके फिर सेकंड लॉ बताया था। आपकी गलती थी कि आप उस कंडीशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाए, है ना। आप जो फर्स्ट लॉ समझते हो, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 इज नॉट द फर्स्ट लॉ। इसके अंदर और कुछ छुपा हुआ है ना। तो अब हम उस पे बात करेंगे कि आखिर सेकेंड लॉ किन कंडीशंस में वैलिड है। वो कौन से कंडीशन हैं जहां पे सेकेंड लॉ वैलिड है। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक की बातों को नोट डाउन करो। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नींद वींद आ रही है, आंख फाँख धो लीजिए, है ना। चक्कर वक्कर आ रहा तो चेहरे पे पानी डाल लीजिए। हो सकता है अभी तक की बातों से शायद आपको चक्कर आ रहा हो, तकलीफ हो रही हो, तकलीफ होगी, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि इस डीप अंडरस्टैंडिंग से चीजों को समझने में तकलीफ होगी, है ना। जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तकलीफ होगी। जेई में सक्सेस चाहिए तो उस तकलीफ से लड़ना होगा। हम ये नहीं बोलेंगे हम कंफ्यूजन क्रिएट करके छोड़ देंगे, हम उसको क्लियर करेंगे। बट हमको चीजों को बिल्कुल बेसिक से पकड़ना है ना। क्योंकि जेई सवाल हमेशा आपके बेसिक से पूछता है, ना कि बहुत सारे कैलकुलेशंस के। कैलकुलेशन के सवाल के लिए उसका एक अलग सेक्शन होता है जिसका नाम मैथमेटिक्स होता है ना। आपके फिजिक्स के बेसिक लॉज को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करता है, इसीलिए फिजिक्स का पेपर है ना। वो आपके मैथ्स और कैलकुलेशन को चेक करता तो मैथ्स का ही पेपर लेके छोड़ देता। मैथ्स का एक अलग सेक्शन है ना, पक्का। तो योर बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, और अगर एक बार आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो जेई का हर सवाल आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब फिर से अपने बात पे आते हैं, वापस आते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ ने एक्सेलरेशन का एक ही कॉज माना, कौन सा? फ्रेम। ठीक है, और दूसरा कॉज होता है, ये तो हमको पता है क्या होता है। सॉरी, न्यूटन ने किसको कॉज माना? फोर्स को। बट एक और कॉज होता है, दैट इज फ्रेम। ध्यान से सुनना। लेकिन न्यूटन साहब ने अपने सेकेंड लॉ में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा। तो अब लॉजिकली आप बताओ कि क्या कंडीशन होना चाहिए जहां पे न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड हो जाएगा। फिर से सुनना,
न्यूटन साहब ने सिर्फ फोर्स को कॉज माना, उन्होंने फ्रेम का कोई जिक्र नहीं किया, है ना, उन्होंने फ्रेम को एज कॉज लिया ही नहीं, ठीक है। बट होता तो है भाई, उनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है ना, वो कॉज तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि अगर हम फ्रेम एज ए कॉज ऑफ फोर्स को हटा दें, फिर से सुनना, अगर हम फ्रेम एज ए कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन, सॉरी, अगर हम फ्रेम एज ए कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन हटा दें तो एक्सेलेरेशन का कौन सा कॉज बचेगा? नाउ यू हैव ओनली वन कॉज, दैट इज फोर्स। मतलब न्यूटन साहब का कहना है कि अगर कोई ऐसा फ्रेम ढूंढें, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा फ्रेम ढूंढें जो कि खुद एक्सेलेरेशन कॉज नहीं करा रहा, जो कि खुद एक्सेलेरेशन कॉज नहीं करा रहा, फिर से सुनना, अगर एक फ्रेम एक्सेलेरेशन कॉज नहीं करा रहा है तो एक्सेलेरेशन का सिर्फ एकमात्र कॉज कौन सा बचेगा? कौन बचेगा? फोर्स, है ना। तो मेरा सेकेंड लॉ उस फ्रेम में वैलिड हो जाएगा। और वो जो स्पेशल फ्रेम है, जो कि वो जो स्पेशल फ्रेम है जो कि खुद एक्सेलेरेशन का कॉज नहीं है, उसी फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। और न्यूटन का सेकेंड लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है ना। तो इस चीज को लिखो कि न्यूटन साहब ने पहले ही बता दिया कि वी आर नॉट कंसिडरिंग फ्रेम एज अवर कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। दैट मीन्स our aim should be to find a frame which is not causing acceleration, which is not the cause of acceleration. Then we are left with only one cause of acceleration and that is force. और वैसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेशन का कॉज नहीं है, जो कि एक्सेलरेशन का कॉज नहीं है, उस फ्रेम में न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि उस फ्रेम में तो अब एक ही कॉज बच रहा है। कौन सा कॉज? फोर्स। क्योंकि फ्रेम तो एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, ये तो हम गारंटी ले रहे हैं। अरे हमने एक ऐसा फ्रेम ढूंढा है जो कि एक्सेलरेशन कॉज नहीं करता है, तो ऑब्वियसली अगर उस फ्रेम में एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो उसका कॉज कौन होगा? फोर्स होगा, है ना। और फोर्स एज ए कॉज ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन ने डील करा सेकेंड लॉ में, तो वहां पे वो लॉ क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा ना। तो जो कंडीशन है न्यूटन के सेकेंड लॉ पे, उस पे बात करते हैं कि सेकेंड लॉ इज वैलिड और एप्लीकेबल ओनली इन स्पेशल reference frame known as inertial reference frame। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कंडीशनल लॉ है जो कि एक स्पेशल फ्रेम में ही वैलिड होता है, एक स्पेशल रेफरेंस फ्रेम में। हर रेफरेंस फ्रेम में वैलिड नहीं होता है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम भी कॉज हो सकता है किसका? एक्सेलरेशन का। और न्यूटन साहब ने अपने लॉ में फ्रेम एज ए कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इनकॉर्पोरेट नहीं करा। तो वी हैव टू फाइंड अ फ्रेम विच इज नॉट द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। We have to find a frame which is not the cause of acceleration, and that special frame is called inertial reference frame। उसी स्पेशल फ्रेम को हम लोग क्या नाम देते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इस चीज को स्क्रीन पॉज करके आराम से सोच के समझ के अपने लैंग्वेज में लिखो। और ये जो 2-4 मिनट का भी सेक्शन था, है ना, जहां पे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हमने फ्रेम एज अ कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, हम कैसे उसको हटा रहे हैं, इसको बार बार सुनना। तब तक सुनना जब तक ये चीजें आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाए, है ना। तो यहां तक पहले नोट करो अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके।
तो ये किस फ्रेम में वैलिड है? न्यूटन का सेकेंड लॉ किस फ्रेम में वैलिड है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और असल में ये जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इसका डेफिनेशन बताता है न्यूटन का पहला लॉ। आपने उसको समझ लिया, 4 0 एक्सेलरेशन 0 खत्म? बिल्कुल नहीं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन है। ठीक है, कैसे है उसको अच्छे से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं हमारे यूज के लिए, आपके लेवल के लिए, कि उन्होंने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था असल में और आपने समझ क्या लिया, है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन का पहला लॉ असल में इनर्शियल फ्रेम डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? फिर से फर्स्ट लॉ को समझते हैं। उन्होंने क्या बोला? अ पार्टिकल experiencing जीरो नेट फोर्स, जिस पार्टिकल पे जीरो नेट फोर्स हो, विल हैव जीरो एक्सेलेरेशन, विल हैव जीरो एक्सेलेरेशन। ध्यान से सुनो, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। और ऐसा जिस फ्रेम से दिख रहा हो, ध्यान से सुनना, ऐसा जिस फ्रेम से दिख रहा हो वही फ्रेम कौन सा फ्रेम होगा? इनर्शियल फ्रेम। फिर से सुनना, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स विल हैव जीरो एक्सपीरियंस, सॉरी, विल हैव जीरो एक्सेलरेशन and a frame in which this is valid। कौन वैलिड है? फर्स्ट लॉ। दैट फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। फिर से सुनो, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग, फर्स्ट लॉ को हम थोड़ा सा और अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे जरूरत के अनुसार, कि कैसे वो फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा है, सॉरी, इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन कर रहा है। अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, है ना। And a frame in which this is valid or true is called inertial frame। समझ में आया? पहला लॉ बोलता है कि नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और ये जहां से दिख रहा है, जिस फ्रेम से ऐसा दिख रहा है, वही कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। और इसके पीछे के लॉजिक को भी समझा जा सकता है बहुत आसानी से। ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन का क्या क्या कॉज होता है? फ्रेम और फोर्स। ध्यान से सुनो, फ्रेम और फोर्स। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, बिल्कुल सावधान होकर सुनिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार, जब तक ये समझ में ना आ जाए। एक्सेलरेशन का क्या क्या रीजन हो सकता है? फोर्स और फ्रेम। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमको ऐसा फ्रेम ढूंढना है जो कि एक्सेलरेशन का रीजन ना हो। वी हैव टू फाइंड अ फ्रेम विच इटसेल्फ इज नॉट कॉजिंग एक्सेलरेशन, है ना। हमको एक ऐसा फ्रेम ढूंढना है जो कि खुद एक्सेलरेशन क्रिएट ना कर रहा, खुद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो। वैसे फ्रेम में ही सेकंड लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा? पक्का सोच सकते हो? यहां तक की बातों को समझ सकते हो? ठीक है।
अब फर्स्ट लॉ पे ध्यान से सुनिएगा कि कैसे ये इनर्शियल फ्रेम वही फ्रेम है, काम का फ्रेम। ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा कि फोर्स जीरो कर दिया, है ना। फोर्स जीरो करने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो चेक करना। फोर्स जीरो करने का मतलब ये देखो कि उस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है ना। क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन जीरो मान के फोर्स जीरो चेक करते हो, दैट मीन्स आप पहले से सेकेंड लॉ को क्या मान रहे हो, ट्रू मान रहे हो, है ना। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब फोर्स जीरो है, मतलब आप पहले से क्या मान चुके हो कि सेकेंड लॉ ट्रू है। अरे F इक्वल टू ma, और आपने देखा कि एक्सेलरेशन जीरो है तो आप मान के बैठ गए कि फोर्स भी जीरो होगा। दैट मीन्स आप मान के बैठे हो कि सेकेंड लॉ हमेशा वैलिड है, जो कि हमेशा वैलिड नहीं है, पहला चीज। दूसरा बात, अब हमको एक ऐसा फ्रेम ढूंढना है, नाउ वी हैव टू फाइंड अ फ्रेम विच इट सेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। हमको एक ऐसा फ्रेम ढूंढना है जो कि एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर रहा, ठीक है। हम एक ऐसे पार्टिकल को, एक ऐसे बॉडी को पकड़ते हैं जिसपे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ध्यान से सुनो, हम एक ऐसे बॉडी को ढूंढते हैं, एक ऐसे पार्टिकल को ढूंढते हैं जिसपे नेट फोर्स जीरो है। अब आप बोलोगे सर नेट फोर्स जीरो करने का क्या रीजन है, तो नेट फोर्स जीरो करने का कारण है कि मैंने ये फिक्स कर दिया कि नाउ फोर्स इज नॉट द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अरे अगर आपने नेट फोर्स जीरो कर दिया, दैट मीन्स यू आर कंफर्म कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन फोर्स के कारण तो नहीं हो रहा। कंफ्यूज मत होना। आप बोलते हो सर कभी फ्रेम के कारण एक्सेलरेशन नहीं करना, कभी बोलते हो फोर्स के कारण नहीं करना। अरे न्यूटन का सेकंड लॉ वैसे फ्रेम में वैलिड है जो कि एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर रहा, तो पहले वैसा फ्रेम ढूंढे तो सही। अभी भूल जाओ सेकंड लॉ को थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, जो कि डिफाइन करता है इनर्शियल फ्रेम को, जो कि क्या करता है, इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है, ठीक है। वेट अ मिनट, चल। तो हम एक ऐसा फ्रेम ढूंढना चाह रहे हैं जो कि खुद एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बॉडी पकड़ते हैं, एक ऐसा बॉडी पकड़ते हैं जिसपे कि हम मेजर करके बता रहे हैं कि सारा फोर्स, नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। मतलब हम कंफर्म है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन फोर्स तो कॉज नहीं कर रहा। फिर से सुनना, एक बॉडी है जिसपे हम 100% श्योर हैं कि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंटली चेक करा, है ना। ये नहीं कि इसका एक्सेलरेशन जीरो देख के डिसाइड करा, हमने एक्सपेरिमेंटली चेक करा कि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है। सर आपने फिक्स कर दिया कि नेट फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है। अब इस बॉडी का एक्सेलरेशन अगर होगा तो किसके कारण होगा, फ्रेम के कारण। अरे एक्सेलरेशन का दो कॉज, फोर्स और फ्रेम। फोर्स वाला तो खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो कौन कर रहा होगा, कौन कॉज कर रहा होगा, फ्रेम। लेकिन हमने एक फ्रेम से पाया कि नेट फोर्स जीरो होने पे एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। फिर से सुनना, एक्सेलरेशन का दो कॉज, फ्रेम, फोर्स। हमने फोर्स जीरो करके ये फिक्स कर दिया कि उस बॉडी के एक्सेलरेशन का कॉज फोर्स तो नहीं होगा, द ओनली कॉज कैन बी फ्रेम। अब हमने एक ऐसा फ्रेम ढूंढा और उस फ्रेम से हमने पाया कि जब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या दिख रहा है, जीरो। मतलब ऑब्वियसली वो फ्रेम भी एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर रहा। फिर से सुनो, बार बार बोले, हमने एक बॉडी उठाया जिसपे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा कि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, है ना। और एक ऐसा फ्रेम भी पा लिया जहां से इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा, जीरो। दैट मीन्स फोर्स इज नॉट द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रेम इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अरे तभी तो इसका एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, जीरो। मतलब ना तो फोर्स कॉज कर रहा है एक्सेलरेशन को, और अब फ्रेम भी कॉज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है ना। तो एक ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का पहला लॉ वैलिड है, वही इनर्शियल फ्रेम। अब समझ में आया पहला लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो पहला लॉ फोर्स इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो नहीं है,
पहला लॉ इनर्शियल फ्रेम डिफाइन करता है जिसमें कि न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है ना। वो हर फ्रेम में वैलिड नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ किसमें वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में। और उस इनर्शियल फ्रेम को कौन डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट लॉ। उस इनर्शियल फ्रेम को कौन डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट लॉ। कैसे? तो हमने एक ऐसा फ्रेम ढूंढा जहां से, जिस फ्रेम से यह पाया गया कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होने पे उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। दैट मीन्स वो फ्रेम भी एक्सेलरेशन कॉज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली फाउंड अ फ्रेम which itself is not the cause of acceleration, and that particular frame is called inertial reference frame। और उसी स्पेशल फ्रेम में मेरा सेकंड लॉ वैलिड है। समझ में आया? पक्का? यहां तक की बात को नोट डाउन करो। नहीं समझ में आया 4 बार रिवाइंड करके सुना, 5 बार रिवाइंड करके सुनो। हम कभी किसी लेक्चर को रिवाइंड करने नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लेक्चर, कुछ पार्ट, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको आप रिवाइंड करके सुन सकते हो, है ना। और उनमें से एक ये। तो जल्दी से इन चीजों को अपने लैंग्वेज में लिखो। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार रिवाइंड करो, बार बार सुनो, तब तक सुनो जब तक कि ये चीजें आपको ऐसे नहीं याद हो जाए कि ये आपका अपना है। ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि कोई बताया है, आपको ऐसे लगे कि जैसे आपको बचपन से ही आता था, है ना। चलो तो अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी। पहला कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से डिराइव नहीं किया गया। असल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? इनर्शियल फ्रेम को, ताकि हम फ्रेम एज ए कॉज ऑफ एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर सकें। एक्सेलरेशन का 2 कॉज, फ्रेम और फोर्स। और न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सेलरेशन के सिर्फ एक कॉज को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। किस कॉज को? फोर्स को। दैट मीन्स वी हैव टू समहाउ एलिमिनेट अनदर कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट इज फ्रेम। और यही काम कौन कर रहा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली एक ऐसे फ्रेम को डिफाइन कर रहा है, एक ऐसे फ्रेम की जानकारी दे रहा है जिसमें कि आप सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हो, है ना। और उस स्पेशल फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम। कैसे? तो हम एक्सेलरेशन के एक कॉज को हटा देते हैं, फोर्स के कॉज को, है ना। हमने फोर्स जीरो कर दिया। क्या जीरो कर दिया? फोर्स जीरो कर दिया। और ऐसे चेक नहीं करा कि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो, बिल्कुल नहीं। एक्सेलरेशन जीरो दैट इंप्लाइज फोर्स जीरो, दैट मीन्स आप मान के चल रहे हो कि सेकंड लॉ वैलिड है। और हम अभी तुरंत दिखा देंगे कि एक्सेलरेशन जीरो होने के बावजूद भी फोर्स जीरो नहीं है। सबसे अच्छा एग्जांपल कल वाला, इस पे फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स, और मेरा ऑब्जर्वर इस पे बिठा देते हैं, है ना। तो फोर्स तो इस पे है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो इस ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? जीरो। मतलब आप बोलोगे कि सर अच्छा इस ऑब्जर्वर के हिसाब से फोर्स जीरो, बिल्कुल नहीं। फोर्स ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता। तो एक्सेलरेशन जीरो से फोर्स जीरो डिसाइड करना तो बिल्कुल बेवकूफी है, बिल्कुल बेवकूफी है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? एक्सेलरेशन जीरो दैट मीन्स फोर्स जीरो, दैट मीन्स सेकेंड लॉ इज वैलिड। दैट मीन्स आप एक ऐसे फ्रेम में काम कर रहे हो दैट इज इनर्शियल। तब आप, हाँ, अगर आप श्योर हो कि आप इनर्शियल फ्रेम में हो, ध्यान से सुनना, आप श्योर हो कि आप इनर्शियल फ्रेम में हो, दैट मीन्स फ्रेम इज नॉट द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो उस फ्रेम में पक्का अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या होगा? फोर्स जीरो होगा। लेकिन जीरो एक्सेलरेशन से आंख मूंद के ये डिसाइड कर लेना कि फोर्स भी जीरो है, दैट मीन्स आइदर यू आर श्योर कि आप इनर्शियल फ्रेम में हो और यू आर टेकिंग सेकेंड लॉ एज यूनिवर्सल।
इस चीज को समझो, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने इनर्शियल फ्रेम फाइंड करने के लिए क्या करा, पहले फोर्स एज अ कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन हटा दिया, ठीक है, फोर्स जीरो कर दिया। और उसके बाद अगर बॉडी का एक्सेलेरेशन दिखता तो किसके कारण दिखता, फ्रेम के कारण। लेकिन उसके बाद भी बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या दिख रहा है, जीरो। दैट मीन्स 100% गारंटी है कि वो फ्रेम एक्सेलेरेशन का कॉज नहीं है, और वही मेरा इनर्शियल फ्रेम है, वही मेरा इनर्शियल फ्रेम है। तो फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं है, ये फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें फर्स्ट लॉ वैलिड है कि नहीं चेक कर लो। उसमें फर्स्ट लॉ वैलिड है कि नहीं है चेक कर लो। अगर उसमें फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, मतलब फोर्स जीरो होने पे एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स सर्टेनली दैट फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। कोई दिक्कत, पक्का। तो अगला स्टेप लिखिए, स्टेप्स टू फाइंड इनर्शियल फ्रेम। भाई अब हमको पता भी तो होना चाहिए कौन सा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, ताकि वहां से हम काम करेंगे, है ना, क्योंकि अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ के एप्लीकेशन पे जाने वाले हैं, है ना, हमको सेकंड लॉ लगाना भी है ना। तो स्टेप्स टू फाइंड इनर्शियल फ्रेम, ध्यान से सुनते जाइएगा, हर बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, हर बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला, अगर इनर्शियल फ्रेम फाइंड करना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड अ बॉडी एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स, है ना। तो फाइंड अ बॉडी एक्सपीरियंसिंग zero net force. Find a body experiencing zero net force. Find a body experiencing zero net force. एक ऐसे बॉडी को ढूंढना है जो कि जीरो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा। कैसे ढूंढोगे, एक्सपेरिमेंटली कि सेकेंड लॉ लगा के? एक्सपेरिमेंटली, सेकेंड लॉ लगा के नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो डिसाइड कर लेना, मतलब आप मान के चल रहे हो कि मेरा सेकंड लॉ हर जगह वैलिड है ना, बिल्कुल नहीं। फाइंड अ बॉडी एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फाइंड अ फ्रेम from where this body, इसी बॉडी की बात कर रहे हैं, this body is having zero acceleration। ध्यान से सुनना, एक बॉडी ढूंढना है जिस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, और फिर एक ऐसा फ्रेम ढूंढना है जहां से इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, जीरो। दैट फ्रेम मस्ट बी अ इनर्शियल फ्रेम, दैट फ्रेम मस्ट बी एन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आया, समझ में आया, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब यहां पे कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकली हम ऐसे फाइंड करेंगे। इनर्शियल फ्रेम फाइंड करने का तरीका, एक बॉडी ढूंढो जिस पे एक्सपेरिमेंटली पता करो कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब एक ऐसा फ्रेम ढूंढो जहां से उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या दिखे, जीरो। तो 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि वो वाला फ्रेम कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, है ना। वो फ्रेम कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। कोई दिक्कत? अच्छा, बट यहां पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल इशू आता है। पहला, एक बॉडी ढूंढना जिस पे नेट फोर्स जीरो हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बोलोगे क्यों? क्योंकि एक बॉडी का इंटरेक्शन इनफाइनाइट है,
एक बॉडी का इंटरेक्शन इनफाइनाइट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक बॉडी का इंटरेक्शन क्या है? इनफाइनाइट। कैसे? ठीक है, इसको ऐसे जगह पे ले गए जैसे बहुत दूर ले गए, है ना, जो मेरा नेचर का बेसिक फोर्स है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, और दूसरा फोर्स क्या है? Kq1q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर आर को बहुत बड़ा कर दे तो ये फोर्स लगभग क्या हो जाएगा? 0। अरे है ना, मतलब हम अपने बॉडी को बहुत दूर लेके चले जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, एक्शन के लिए मान लेते हैं, बिल्कुल सबसे आइसोलेट कर दिए। बट इस यूनिवर्स में हर जगह मैटर है। आप किसी और से आइसोलेट कर रहे हो तो कोई और उसके आसपास हो। समझ में? मतलब एक बॉडी का इंटरेक्शन कितना हो सकता है? इनफाइनाइट इंटरेक्शन होता है, इसके आसपास बहुत सारे चीज हैं, वो उनसे इंटरेक्ट करे। तो वो प्रैक्टिकली फाइंड कर पाना पे कि इस पे नेट फोर्स 0 है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जब एक ऐसा बॉडी ही नहीं मिले कि जिसपे हम श्योरली बता सके कि नेट फोर्स 0 है, तो फ्रेम ढूंढना तो आगे की बात है। फ्रेम ढूंढना तो आगे की बात है। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल इशू, मान लो मतलब आपके जैसा लकी कोई है ही नहीं और आपने एक बॉडी ढूंढ लिया कि उस पर नेट फोर्स क्या है? 0। तो इट इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको एक ऐसा फ्रेम दिख जाए जहां से उसका एक्सेलरेशन 0 दिख रहा है ना। अब बोलो क्यों? क्योंकि असल में आप जिसको भी फ्रेम बता रहे हो वो किसी ना किसी से इंटरेक्ट कर रहा हो सकता है उसका खुद का एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? इस दुनिया में एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट टर्म तो है नहीं कि भाई एब्सोल्यूट इसका एक्सेलरेशन 0 है ना। तो अगर आपको खुदा ना खास्ते एक बॉडी मिल भी गया, मिलेगा ही नहीं, मिल भी गया जिसका किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं, ओ बिल्कुल अकेले, संन्यास प्राप्त हो गया उसको भगवान की दया से, है ना, तो फ्रेम ढूंढ पाना फिर इम्पॉसिबल होगा ऑलमोस्ट, जिससे इसका एक्सेलरेशन क्या दिख रहा हो? 0। तो अगर आप सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, तो आप बोल सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। इनर्शियल फ्रेम इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। एक रियल, एक ट्रू, एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ढूंढना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। फिर आप बोलोगे तो फिर बेकार चीज, फिर तो जरा आप टाइम पास कर लिए। बिल्कुल। यहां पे साइंटिस्ट ने, जो सच में साइंटिस्ट हैं, जो होशियार हैं, आप जैसे हम जैसे गधों की बात नहीं कर रहे, उन्होंने इसके थीम को पकड़ा। उन्होंने इसके थीम को पकड़ा, फर्स्ट लॉ के थीम को। फर्स्ट लॉ का जो थीम है वो थीम बेसिकली ये है कि फ्रेम शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप इसके थीम को पकड़ने की कोशिश करो तो इसका बस एकमात्र थीम है कि फ्रेम इटसेल्फ शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो एकमात्र कॉज क्या बचेगा? फोर्स। थीम तो यही है ना। मतलब हमको एक ऐसा फ्रेम ढूंढना है जो खुद में एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर रहा हो, या कर भी रहा हो तो इतना छोटा कर रहा हो, इतना छोटा कर रहा हो जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके, है ना। अरे है ना। अब इतना जो टफ चीजें अभी तक सीख के आए ना, उसको देखो हम ऐसे आसान करते हैं, ठीक है। फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स जो आप अपने लेवल पे सॉल्व करोगे, अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम। एक लाइन में आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना। फॉर ऑल योर प्रैक्टिकल पर्पसेस, लिख लो, फॉर ऑल आर प्रैक्टिकल पर्पसेस, जिसमें हम कार चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, है ना। हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे अर्थ का रोटेशन पिक्चर में आता हो,
क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज हम आपको सर्कुलर मोशन में बताएंगे। ठीक है, अब हम अभी बोल देते थे कि मान लो अर्थ इनर्शियल है और सर्कुलर मोशन में जाके बोलते कि अर्थ परफेक्ट इनर्शियल नहीं है, तो आप बोलते मास्टर पागल, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, ये भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है ना, ये एक्सेप्शन फिर वो एक्सेप्शन। फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं, इसीलिए हम आपको भले ही तकलीफ हो, भले ही कष्ट हो, लेकिन हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, हम सही पढ़ाएंगे, है ना। फॉर ऑल आवर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन ट्रीट अर्थ एज अवर इनर्शियल फ्रेम, वी कैन ट्रीट अर्थ एज अवर इनर्शियल फ्रेम। हम उसकी बात नहीं करेंगे जब अर्थ का रोटेशन पिक्चर में आएगा, बिल्कुल पिक्चर में आएगा। जैसे मान लो आप अर्थ पे हो और यहां से एक मिसाइल दूसरे देश में मारते हो, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, है ना, तो उस मिसाइल पे अर्थ के घूमने का इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। और अर्थ के घूमने के कारण अर्थ का एक्सेलरेशन है, अर्थ एक्सेलरेटेड फ्रेम है, समझ में आया। लेकिन उस एक्सेलरेशन के कारण जो करेक्शन आपको इक्वेशन में डालना पड़ेगा, आपके लेवल पे वो 0 है ना। 3-4 डेसिमल प्लेस के बाद उसका असर दिखता है, 3-4 डेसिमल प्लेस के बाद, जो कि आपके कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, लेकिन इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए वो मायने रखता है। 3-4 डेसिमल प्लेस के बाद का भी कैलकुलेशन मायने रखता है। अदरवाइज गिराना ईरान में है, वो गिरा दिया आप अपने किसी मित्र देश पे, है ना। गिराना था आपका कश्मीर में, कौन सा वाला पार्ट में, पीओके में, गिरा लिया अपने ही कश्मीर में, समझ में आया। तो वहां पे ये मायने रखेगा, वहां पे अर्थ का रोटेशन मायने रखेगा जब हम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ रहे है ना। तो वहां पे अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ट्रीट नहीं करते, बट आपको इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के कैलकुलेशन नहीं करने, समझ में आ रहा। तो फॉर ऑल योर प्रैक्टिकल पर्पसेस और फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई सिलेबस, है ना, अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम। समझ में आया, सारा तकलीफ खत्म। अरे सर हटाओ, कौन इतना दिमाग लगा, है ना। बट मेरा मेन आइडिया था कि आप फर्स्ट लॉ के थीम को पकड़ो। अगर आपको फर्स्ट लॉ का थीम पता चल गया तो सवाल में जेईई वाले अगर कुछ बेसिक चेंज करते हैं तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। खासकर जो उनका कंप्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा ही छोटा मोटा चेंज कर देते हैं हम लोग बेसिक्स में, है ना। और फिर अगर आपका थीम क्लियर नहीं है, आपका बेसिक आइडिया क्लियर नहीं है, आप अटकोगे, 100% अटकोगे, समझ में आया। पक्का। अब सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं कि मिसाइल छोड़ रहे हैं, क्या उसमें अर्थ सरफेस को हम इनर्शियल फ्रेम ले सकते हैं? बिल्कुल गलत, नहीं ले सकते। उस केस में हम अर्थ के एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम ले, है कि नहीं। उस केस में किसको लेंगे? अर्थ के एक्सिस को। सर्कुलर मोशन में आपको बताएंगे कि अर्थ के रोटेशन के कारण इसका एक्सेलेरेशन है और यहां का एक्सेलेरेशन अलग है, यहां का एक्सेलेरेशन अलग है, यहां का एक्सेलेरेशन अलग है। और इस एक्सेलरेशन के कारण, अर्थ के घूमने के कारण जो इसके पास एक्सेलरेशन है, इसके कारण ये परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ये रियल इनर्शियल फ्रेम नहीं है। याद रखो, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम, बट इसके परफेक्ट इनर्शियल नहीं होने के कारण जो कैलकुलेशन में अंतर आता है वो 4 डेसिमल प्लेस के बाद दिखना शुरू होता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर ऑल योर प्रैक्टिकल पर्पसेस, कार को दौड़ाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए, अर्थ सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम, है ना। हम उतने सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पे 4-5 डेसिमल प्लेस के बाद की भी चीजें मायने रख रही हैं, समझ में आया। तो फॉर ऑल दोज पर्पसेस अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी रेस्ट पे होगा, ध्यान से सुनना, है ना। इस चीज को हम लिख देते हैं, आप लोग भूल जाते हो।
थैंक यू। ठीक है, तो फॉर ऑल आवर प्रैक्टिकल पर्पसेस अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम, पहला चीज। और जो भी फ्रेम अर्थ के रिलेटिव रेस्ट पे होगा, ध्यान से सुनना, जो भी फ्रेम अर्थ के रिलेटिव रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, फ्रेम फिक्स टू अर्थ और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to earth are also inertial फ्रेम। वो भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। और जो फ्रेम अर्थ के रिलेटिव एक्सेलरेट कर रहा होगा वो कैसा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम accelerating with respect to earth is non inertial frame। और इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं लगाना, इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओगे तो गड़बड़ रिजल्ट आएगा, तो पक्का क्या आएगा, गड़बड़ रिजल्ट। तो ये दोनों फ्रेम है जहां से हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इस फ्रेम में नहीं कर सकते हैं। इस फ्रेम में अप्लाई करवाने के लिए आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। झूठ मूठ का फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स, जो कि रियली में होता नहीं है, विच इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करते। आपको यह मान के चलना, जब तक हम कुछ बता नहीं रहे हैं, जब तक कि सूडो फोर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, तब तक आपको कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं अप्लाई करना है ना। जोर जोर से डार्क कलर में लिख लो, मार्कर वार्कर से कॉपी पे, है ना, कि किस फ्रेम से काम करना है हमको। या तो अर्थ के फ्रेम से काम करेंगे या ऐसे फ्रेम से काम करेंगे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या अर्थ के रिलेटिव रेस्ट पे हो। ठीक है, बस वही फ्रेम है जो मेरे काम का, जहां से कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना। इस चीज को समझो। बोलोगे सर यही बात था तो पहले बता देते, फिर आपको थीम समझ में नहीं आता ना, फिर आपको थीम ही समझ में नहीं आता ना, कि फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ कैसे कंडीशनल है, वो थीम ही गायब हो जाता है कि नहीं है। तो आई होप यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, और आज आप न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर चुके हो, है ना, बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल सही अंदाज में उसको देखना शुरू कर चुके हो। पक्का याद रहेगा। अब जब हम लोग थर्ड लॉ पढ़ाएंगे तो फिर देखना, आप जो जानते हो उससे कहीं आगे की बातें हम बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स स्टार्ट करेंगे, बेसिक ये नेचर में कौन कौन से फोर्स है और फिर कैसे उसको सेकेंड लॉ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा तकलीफ वाला क्लास था वो आज खत्म हो गया। ठीक है, अब इतना तकलीफ होने वाला नहीं है। ठीक, जेई पर्सपेक्टिव से इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इस डिटेल में जाने की जरूरत थी, बिल्कुल थी। पक्का। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली हो। अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करते हो आप लोग। ठीक है, पक्का। थैंक यू।